Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 17.3 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए किस तरह से प्रतिनिधित्व होता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज enables all citizens to be involved in the governance of their state। अब जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो प्रणाली है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब देश का हर नागरिक जो कि अपने एज लिमिट से, जो कि हम लोग आए के वीडियोस में देखे थे, यहाँ पे कंडीशंस को अगर फॉलो करता है, ठीक है, तो उसके पास यह मौका है कि वो जिस देश का नागरिक है उस देश के शासन में, उस देश के सरकार में, उस राज्य के सरकार में वह शामिल हो सकता है। They do so by electing their representative who govern to serve and protect the interest of the people। अब आम आदमी, आम जनता यह कैसे करते हैं? वह उन लोगों को चुनते हैं जो कि सरकार में उनके प्रतिनिधित्व की तरह काम करेंगे, ताकि जो लोग हैं, जनता है, उनको वह रक्षा कर सके, जनता का जो रुचि है, जनता को जो चाहिए वह उनको दे सके। देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। अब दो प्रमुख तरीके हैं जिससे आप अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकते हैं। These are known as territorial and functional representation। अब ये क्या, इनको क्या कहा जाता है? टेरिटोरियल और फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ज्यादातर जो लोकतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहां पर जो बहुत ही प्रसिद्ध तरीका है अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का, वह है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। In this system, all eligible voters living in a specified area vote to elect their representative। अब इस प्रणाली में क्या होता है, जितने भी मताधिकारी हैं, वोटर्स हैं, जो कि एलिजिबल हैं। एलिजिबल मतलब अब भारत में अगर आप हैं तो आप 18 साल और अबव 18+ अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। एक निश्चित क्षेत्र में आप रहते हैं तो वहां पर आप अपने मत का इस्तेमाल करके, वोट देके अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकते हैं। The total electorate of the country, irrespective of their profession or group, is divided into territorial constituencies। अब पूरे देश में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, उनका जो चुनाव हो रहा है, ठीक है, सबका मतदान लिया जाता है, चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी ग्रुप का हो, और सबको अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है। Which elect one or more representative, जहां से एक या एक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, और ये रिप्रेजेंटेटिव सरकार में आते हैं। द एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज विथ मोर और लेस इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स। अब जो पूरा जनसंख्या है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, ठीक है, जिसमें लगभग एक जैसे, मोर और लेस एक जैसे वोटर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग इसमें पॉपुलेशन होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता क्षेत्र। फिर है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स दैट रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय वेरियस प्रोफेशनल एंड फंक्शनल ग्रुप्स लाइक इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ट्रेडिंग फंक्शनरीज, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ट्रांसपोर्टर्स एसेट्रा। अब फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो कैसे चुने जाते हैं? वो अलग अलग तरह के पेशागर लोगों के द्वारा, फंक्शनल ग्रुप के द्वारा चुने जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ट्रेडिंग फंक्शनरीज, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, लॉयर्स, टीचर, ट्रांसपोर्टर्स, ये सब लोग, ठीक है, जो अलग अलग प्रोफेशन में हैं, अलग अलग काम करते हैं, वो चुनते हैं। According to this method, separate constituencies are set up for people belonging to a specific group। अब इस तरीके के अनुसार अलग अलग मतदान का क्षेत्र होता है, अलग अलग लोगों का, एक एक ग्रुप का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ टीचर्स हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। उदाहरण के लिए, अब मान लीजिए जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, उनका एक निर्वाचन क्षेत्र होगा जहाँ पे वो अपने प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे।
The electorate is professionally and functionally categorized, and each professional categories is called upon to elect one or more representative. अब देखिए, जो इलेक्टोरेट है, ठीक है, जो निर्वाचक है, वो क्या करता है, वो प्रोफेशनली, ठीक है, और फंक्शनली क्या बांट देता है, ठीक है, मतदाताओं को, ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से, ताकि एक या एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जा सके, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंट इन द कंट्री, चाहे वो देश के किसी भी भाग में रह रहे हैं. Unlike the territorial representation, the electorate is not divided on the basis of territorial constituency, but on the basis of their profession. अब देखिए, क्षेत्र के अनुसार जो आप पढ़े तो वहां देखिए अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया गया. अब फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि पेशे के हिसाब से यहाँ पे बांटा जाता है, ठीक है. तो चाहे आप देश के किसी भी कोने में हैं, आप वोट कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपको क्षेत्र के हिसाब से नहीं, आपके पेशे के हिसाब से मतदान का अधिकार है. इट इज ए स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स. अब ये एक ऐसा योजना है जहां पर अलग अलग जो ऑक्यूपेशनल होते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकते हैं. आइए अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, ठीक है. अब कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब हम लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे इसके क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर. कॉन्स्टिट्यूएंसी को हिंदी में कहते हैं चुनाव क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर चुनाव होता है. अ बॉडी ऑफ वोटर्स हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब देखिए, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मतदाता हो जो अपने प्रतिनिधित्व को चुनेंगे, प्रतिनिधि को चुनेंगे, वो एक चुनाव क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाता है. The body of voters may belong to a particular geographical area. अब ये जो मतदाता है, ठीक है, ये जो लोग हैं, वो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के हो सकते हैं, geographical area. The constituencies of Lok Sabha and Assembly election consist of voters of respective area. अब देखिए, जो लोकसभा का चुनाव क्षेत्र होता है, जो असेंबली इलेक्शन जो होते हैं, उनका जो चुनाव क्षेत्र होता है, वो अलग अलग एरिया के वोटर होते हैं. आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप वहीं के इलेक्शन के लिए वोट दे सकते हैं. बट द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज. लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इसका जो चुनाव क्षेत्र है वो संसद के सदस्य होते हैं उसमें, और राज्य सभाओं के सदस्य होते हैं. देयर मे बी अ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी और मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी. ऐसा हो सकता है कि एक सदस्य का चुनाव क्षेत्र हो या बहुत सारे सदस्य का चुनाव क्षेत्र होगा. सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हेन ओनली one member is elected from a constituency it is known as single member constituency. जब किसी चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य को चुना जाता है, तब उसको सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं. फॉर लोकसभा इलेक्शंस द होल ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी. जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे भारत को 543 सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दिया जाता है. हर चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य को चुना जाता है. आउट ऑफ दीज 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज शेयर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अब ये जो पूरे 543 चुनावी क्षेत्र हैं, वो उनमें सभी राज्य में सभी केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा होता है. ये जो 543 है राज्यों में, हमारे देश में 28 राज्य हैं, ठीक है, फिर हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो उनमें ये चुनाव क्षेत्र होते हैं. द सिस्टम ऑफ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अडॉप्टेड इन इंडिया, ब्रिटेन, यूएस, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल एंड पाकिस्तान. अब ये जो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब एक चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य होगा, यह प्रणाली कहाँ कहाँ लागू है? यह भारत में है, ब्रिटेन में है, यूएस में है, कनाडा में है, रशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, नेपाल में है और पाकिस्तान में है. मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब ये क्या होता है? दिस सिस्टम इज नोन एज जनरल टिकट सिस्टम.
अब इसको जनरल टिकट सिस्टम कहते हैं। व्हेन मोर देन वन कैंडिडेट आर इलेक्टेड फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इट इज कॉल्ड अ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब एक चुनावी क्षेत्र से एक से ज्यादा सदस्य चुने जाते हैं तो इसको मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज एग्जिस्ट इन स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन एंड इटली। अब यह जो चुनावी क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ पर है? यह स्विट्जरलैंड में है, डेनमार्क में है, स्वीडन में है और इटली में है। According to this system, the whole country is divided into large constituencies and from each constituency many representatives are elected. अब यह जो प्रणाली है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, इसके अंतर्गत पूरे देश को बहुत बड़े चुनावी क्षेत्र में बदल दिया जाता है, इसको भाग कर दिया जाता है और हर एक चुनावी क्षेत्र से बहुत सारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। The political parties get the seats in proportion of the votes they secure in concerned constituencies. अब जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको क्या होता है? सीट्स मिलता है, जितना वोट जिसको मिला उतना सीट उसको मिलता है, ठीक है, अपने चुनावी क्षेत्र से। In a multi-member constituency, usually the method of proportional representation is adopted. अब जो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर क्या होता है कि आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। फॉर बीइंग इलेक्टेड अ कैंडिडेट हैज टू अचीव अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स। आप एक व्यक्ति को चुने जाने के लिए एक निश्चित कोटा होता है कि कम से कम आपको अगर इतना वोट मिलेगा तभी आप चुने जाएंगे। द वोटर्स हैव टू वोट फॉर एज मेनी रिप्रेजेंटेटिव एज आर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब जो वोटर्स होते हैं उनको वोट देना होता है जितने वो प्रतिनिधि चाहें अपने अपने क्षेत्र से, चुनावी क्षेत्र से। दे इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स। अब वो क्या करते हैं, वो प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ मैं एक नंबर इसको चाहता हूँ, फिर इनको, फिर तीसरा, चौथा, फिर कैसे चाहता हूँ। वी विल डिस्कस द डिटेल ऑफ देयर मेथड when we study proportional representation। जब हम लोग proportional representation पढ़ेंगे तो इस प्रणाली के बारे में, इस तरीके के बारे में हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। People therefore exercise their right to vote according to electoral system adopted in their respective country। अब देखिए जो जनता होती है वो इसलिए उनका जो अधिकार है मतदान करने का वो अपने अपने चुनावी प्रणाली के हिसाब से अपने अपने देश में करते हैं। वी शैल डिस्कस बिलो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। आइए अब हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, जो आप आगे के वीडियोस में देखेंगे। 17.4 सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम। अब देखिए सामान्य बहुमत प्रणाली, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम मीन्स दैट इन केस ऑफ अ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी द पर्सन और कैंडिडेट गेटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जब किसी चुनावी क्षेत्र से सिर्फ एक सदस्य को चुनना है तो जिस सदस्य को सबसे ज्यादा वोट मिला है वो वहां से जीत जाता है। द रिजल्ट इज डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय अ कैंडिडेट। अब इसका परिणाम कैसे आ रहा है? मान लीजिए अगर 100 वोट पड़ रहे हैं, आप और मैं चुनाव में हूं, अब मुझे 51 वोट मिल गया, 51, तो मैं वो चुनाव जीत गया। Many a time in this system there is a multi-cornered contest as the number of candidate is more than 2। अब बहुत बार इस प्रणाली में क्या होता है कि जो कॉन्टेस्ट होता है वो किसी भी दिशा में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, जो लोग इस चुनाव में खड़े होते हैं वो 2 से ज़्यादा भी होते हैं। There are cases when 4 or 5 or even more than 5 candidate contest। ऐसे भी मामले हुए हैं जब 4 या 5 या 5 से ज़्यादा लोग भी चुनाव में खड़े हुए हैं। In such a situation, a candidate with even less than 50% of the total votes gets elected। अब ऐसी जब परिस्थिति होती है तो वह कैंडिडेट जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिला है वो भी जीत जाता है। अब समझिए, मान लीजिए एक वोट हो रहा है जिसमें A है, B है, C है, D है, ठीक है। अब 100 लोग वोटिंग करने वाले हैं तो कम से कम आपको कितना चाहिए? 51 वोट्स चाहिए होता है जीतने के लिए, मेजॉरिटी 100 में से 51। लेकिन अब क्या है, 4 जन है तो ये तो मुश्किल है कि किसी एक को 51 मिले। हो भी सकता है कि किसी एक को 51 वोट्स मिले,
लेकिन मान लीजिए अगर ए को 35 वोट मिलता है, बी को 30 वोट मिलता है, सी को 15 मिलता है, ठीक है, और डी को 20 मिलता है, तो इस परिस्थिति में ए के पास जो 35 वोट है, ए जीत जाएगा, ठीक है। ये कब होगा? जब सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सच केसेस आर वेरी ऑफन फाउंड इन इंडिया एंड एल्सवेयर। अब यह जो परिस्थिति है, यह भारत में और दूसरी जगह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ऑफन, वेरी ऑफन, रेयर होता तो कम, ऑफन मतलब बहुत ज़्यादा। द सिस्टम ऑफ सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम इज प्रेवलेंट इन ब्रिटेन, यूएस, कनाडा एंड सम अदर कंट्रीज। अब यह जो प्रणाली है सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम, ये ब्रिटेन में, यूएसए, अमेरिका, उसके बाद कनाडा और भी कुछ दूसरे देशों में प्रचलित है। द सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। अब जो सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम है, इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। मेंबर ऑफ आवर लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज आर इलेक्टेड बाय दिस सिस्टम। लोकसभा के सदस्य और राज्य विधानमंडल, विधानसभा के सदस्य इस प्रणाली से, सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम से चुने जाते हैं। आइए अब देखते हैं 17.5 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ proportional representation is an electoral device to ensure representation of all sections of the people more or less in proportion to their voting strength। अब यह जो प्रणाली है proportional representation का, ठीक है, ये एक ऐसा चुनाव का तरीका है, ठीक है, जहां पर इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जो लोग हैं, सभी वर्ग के लोग, चाहे वो मतदान का जो उनका शक्ति है, जो प्रपोर्शन है, वो ज़्यादा हो या कम हो, वो सभी भाग लें। Under this system, any group, whether it is a political party or interest group, will secure representation in proportion to the popular votes it obtains। अब इस प्रणाली में चाहे कोई भी समुदाय हो, चाहे वह राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई इंटरेस्ट ग्रुप हो, उनके पास ये सिक्योरिटी होगा कि रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन, ठीक है, जितना वोट उनको मिल रहा है, ठीक है, जिस प्रपोर्शन में, अनुपात में उनको मतदान उनके तरफ होगा, उनको वोट मिलेगा, वह उस हिसाब से जीतेंगे। J.S. Mill was an ardent advocate of proportional representation। अब देखो J.S. Mill जो थे, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बहुत उत्साही थे, उत्साह से वो इसको आगे बढ़ाना चाहते थे। He said, in any really equal democracy, every or any section would be represented, not disproportionately but proportionately। वो कहते हैं जहां वास्तविक जनतंत्र, बराबर की जनतंत्र होगी, लोकतंत्र होगी, वहां पे हर एक वर्ग को यह मौका मिलेगा कि वह अपने प्रतिनिधि को चुन सके, ठीक है, और वो एक अनुपात में होगी। A majority of the election would always have a majority of representatives, but a minority of electors would always have a minority of representatives। अब देखिए, जहां पर मान लीजिए जो इलेक्टर्स हैं, जो मतदाता हैं, ठीक है, उनकी जो बहुमत है, वो अपने बहुमत के हिसाब से अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, और जहां पे अल्पसंख्यक है, वहां पे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो कम होंगे। कहने का मतलब, मान लीजिए कहीं पर जो मेजॉरिटी है, ठीक है, मान लीजिए ए, मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ, मान लीजिए रिच, अमीर लोग हैं, ठीक है, अब ये बहुमत में है, तो जो प्रतिनिधि होंगे वो अमीर होंगे, वो क्योंकि अमीर अमीर को चुनेगा। अब मान लीजिए जो लोग गरीब हैं, ठीक है, समाज में वीकर है, कमज़ोर है, तो अगर इनकी मेजॉरिटी कम होगी तो इनके रिप्रेजेंटेटिव कम होंगे। दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट द नंबर ऑफ सीट्स अ पॉलिटिकल पार्टी गेट्स इन द लेजिस्लेचर should be in proportion to the support of the popular votes। अब यह जो प्रणाली है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसमें इस बात को ध्यान दिया जाता है, ठीक है, कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स है जो पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा विधानसभा में या लोकसभा में, वह इस अनुपात में होगा कि उनको कितना पॉपुलर वोट्स मिला है।
Sometimes in the simple majority system, it is seen that a party gets more seats in the legislature even though it receives less percentage of vote, or a candidate with even less than 50% of vote is declared elected. कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम है, ठीक है, बहुमत वाला जो प्रणाली है, उसमें कि एक पार्टी को बहुत ज़्यादा सीट मिला है लेजिस्लेचर में, ठीक है, विधानमंडल या विधानसभा में, लेकिन जो उसको वोट मिला है वो 50% से भी कम मिला है, ठीक है, लेकिन फिर भी वह जीत गया. फॉर इंस्टेंस, इन इंडिया in 1971 Lok Sabha election, Congress polled only 46% votes, yet it managed 351 seats out of 522. अब देखिए, यहाँ उदाहरण के लिए बोल रहा है, भारत में जब 1971 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को सिर्फ 46% ही वोट मिला था, लेकिन उसके पास 351 सीट्स थी 522 में से, और जीतने के लिए कितना चाहिए था? 522 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए कैसे होगा, 522 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 तो हो गया 261 प्लस 1, मतलब 262 सीट ही चाहिए था, लेकिन इनके पास 351 था तो वो जीत गए. लेकिन अगर हिसाब से देखा जाए तो वोट उनको 50% से भी कम मिला था. दैट इज इवन व्हेन लेस देन 50% वोट्स, कांग्रेस वोन 68% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा. अब यहां पे क्या हो रहा है कि 50% से भी कम उनको वोट मिला, लेकिन सीट के अगर मैं देखूं तो 68% सीट वो जीत गए. दिस लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मे बी रिमूव थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. अब यह जो लिमिटेशन हुआ, जो खामियां आया सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, मतलब आपका जो पोस्ट है कि भाई आपको इतना चाहिए, ठीक है, जिसके पास हाईएस्ट, जो सबसे पहले लाइन क्रॉस करेगा, जो सबसे जिसके पास ज़्यादा वोट होगा वो जीत गया. इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से हटाया जा सकता है. There are two methods by which proportional representation is secured. 2 ऐसे तरीके हैं जिससे जो proportional representation होता है, ठीक है, आप अनुपातिक प्रतिनिधित्व को चुन सकते हैं. वो क्या क्या है? सबसे पहला द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हेयर सिस्टम और द एंड्रे स्कीम. अब इसको हेयर सिस्टम या एंड्रे स्कीम भी कहते हैं. According to the single transferable vote system, each voter can cast only one vote which can be transferred to other candidate, if necessary, according to the preference of the voter. अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक जो मतदाता है वो एक ही वोट दे सकता है, जो कि वो जिस कैंडिडेट को देना चाहता है वो देगा. अगर जरूरत पड़ा तो वो जो वोट देगा वो अपने हिसाब से, अपने मन से जिसको भी चाहे वोट दे सकता है. Therefore, this system is also called the preferential system. इसलिए इस प्रणाली को प्रेफरेंशियल प्रणाली, मतलब अपने मन से आप जिसको चाहे उसको वोट दें, वो कह सकते हैं. The system works under the following condition. अब यह जो प्रणाली है यह निम्नलिखित जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर, शर्त के ऊपर निर्भर करती है. Every constituency should be a multi-member constituency electing 3 or more members. हर एक चुनावी क्षेत्र में मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, मतलब वहां से दो या दो से ज्यादा लोग लड़ेंगे चुनाव, 3 या उससे ज्यादा, यहाँ पे बोल रहे कम से कम 3 या 3 से ज्यादा लोग वहां से चुनाव लड़ेंगे. A voter has only one single effective vote which may be cast in order of preference, first, second, third, or as many preference as there are candidate. अब जो वोटर है उसके पास एक ही वोट है, वो एक ही जन को वोट दे सकता है, ठीक है, वो अपना प्रेफरेंस दे सकता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने मेंबर्स हैं, ठीक है. The voter writes 1, 2, 3 and so on against the names of the candidate of his choice. अब जो मतदाता है वो क्या करता है? मान लीजिए एक इलेक्शन है जिसमें X, ऐसे समझिए, जिसमें राम, हरि, सुरेश, अनिल खड़े हैं, ठीक है. अब आप चाहते हैं कि सुरेश बने, तो इसके सामने 1. अगर सुरेश नहीं बनता है तो राम बने, तो 2, फिर हरि, फिर अनिल. तो ये आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है. बट द वोटर कैन नॉट कास्ट ऑल हिज प्रेफरेंस इन फेवर ऑफ ओनली वन कैंडिडेट. अब जो वोटर है वो अपना वोट, अपना जो प्रेफरेंस है उसका
जो पसंद है वो सब एक ही को नहीं दे सकता। कहने का मतलब वो ये नहीं लिख सकता सुरेश के सामने 1 2 3 4, ये नहीं कर सकता। आप एक आदमी को एक ही प्रेफरेंस दे सकते हैं। इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ सर्टेन कोटा ऑफ वोट्स। अब अगर आपको चुना जाना है तो जो कैंडिडेट होता है उसको एक सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स चाहिए, ठीक है। द कोटा इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल वोट्स कास्ट बाय द नंबर ऑफ सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब वो जो चुनावी क्षेत्र है, ठीक है, उसमें कुल कितने वोट, कितने मतदाता हैं, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है, फिर पता चलेगा कि कोटा क्या होता है। आइए मैं आपको दिखा रहा हूं। कोटा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सीट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी प्लस 1। टोटल कितना वोट दिया गया, कितने लोग खड़े थे उस चुनावी क्षेत्र से, प्लस 1। फॉर इंस्टेंस, if the number of seats in the constituency is 3 and the total number of vote cast is 20,000, the quota will be 20,000 divided by 3। अब देखिए कैसे होगा, 20,000 को आपको 3 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, प्लस 1। तो जब आप 20,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो आएगा 6667.66 और 6668, ठीक है। अब यहाँ पे 8 क्यों लिए, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा था। इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में बता चुके हैं। द काउंटिंग ऑफ वोट बिगिंस विद द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट। अब काउंटिंग कैसे चालू होता है, जो पहला प्रेफरेंस आप दिए हैं उस पे चालू होता है। अ कैंडिडेट सिक्योरिंग द प्रेस्क्राइब्ड कोटा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स इज डिक्लेयर इलेक्टेड and his surplus votes, if any, are transferred to the candidates having the second preference indicated on the ballot paper and so on। अब वो कैंडिडेट जिसके पास जो कोटा तक पहुंच जाता है, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस के बेसिस में वो जीत जाता है, ठीक है, और उसको जो एक्स्ट्रा वोट मिलता है अगर, तो वो सेकंड प्रेफरेंस पे चला जाता है, ठीक है, फिर आगे थर्ड प्रेफरेंस में। अब पहले क्या होता था, बैलेट पेपर में होता था, ठीक है, अब ये बैलेट पेपर नहीं होता है, अब ईवीएम में होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इफ वन और मोर सीट्स आर लेफ्ट वेकेंट बिकॉज सम कैंडिडेट्स डू नॉट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा, द कैंडिडेट गेटिंग द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स आर एलिमिनेटेड एंड देयर वोट्स आर ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द वोटर्स। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 सीट था, ठीक है, अब पहला सीट और दूसरा सीट फिल हो गया क्योंकि कोटा पहुंच गया, लेकिन जो तीसरा सीट है वो फिल नहीं हो पाया। तो जिसको सबसे कम नंबर मिला होगा उसमें तो लोग प्रेफरेंस दिए होंगे, उसके हिसाब से ये बांटा जाता है। ये प्रेफरेंस कैसे होता है ये भी हम आगे के वीडियोस में डिटेल में आपको पढ़ाए हुए हैं। दिस सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यह जो तरीका है वह भारत में अपनाया गया था, ठीक है, ताकि राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको चुना जाए। दिस मेथड इज ऑल्सो फॉलोड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति चुनने के लिए भी यह चुनाव का तरीका अपनाया गया। नेक्स्ट, लिस्ट सिस्टम। दिस इज एन अनदर मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब लिस्ट सिस्टम में क्या है, ये भी एक दूसरा तरीका है जहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, अनुपातित प्रतिनिधित्व होता है यहाँ पे। अंडर दिस सिस्टम द लार्ज मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर फॉर्म्ड एंड मेनी कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इस प्रणाली के अंदर बहुत बड़ा एक चुनावी क्षेत्र बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं चुनाव में, ठीक है, और हर एक चुनावी क्षेत्र से बहुत सारे लोगों को चुना भी जाता है। ईच पॉलिटिकल पार्टी सबमिट्स अ लिस्ट ऑफ इट्स कैंडिडेट फॉर इलेक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर एक राजनीतिक पार्टी अपना लिस्ट देती है, ठीक है, अपने कैंडिडेट का लिस्ट, ताकि वो एक निश्चित चुनावी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकें। अ वोटर वोट्स नॉट टू इंडिविजुअल बट टू द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो मतदाता होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति को यहाँ पे वोट नहीं दे रहा है, वो लिस्ट को वोट दे रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का जो लिस्ट होता है कैंडिडेट का उसको वोट देते हैं। दीज वोट्स आर इंडिविजिबल। अब ये जो वोट्स होते हैं, ये जो मतदान होते हैं वो बांटे नहीं जा सकते। If 4 representatives are to be elected from the constituency, the voter has no option to cast 2 votes on one list and 2 on the other list.
अब मान लीजिए उस चुनावी क्षेत्र से 4 लोगों को चुना जाना है, 4 प्रतिनिधित्वों को चुना जाना है, तो ऐसा नहीं कर सकता मतदाता कि एक लिस्ट से 2 जन को चुने और एक लिस्ट से 2 जन को, उसको एक ही लिस्ट में से चारों को चुनना होगा। द वोटर हैज टू सेलेक्ट ऑल द 4 कैंडिडेट्स फ्रॉम ईदर ऑफ द लिस्ट। अब जो लिस्ट है उसमें से एक लिस्ट वो चुनेगा और उसी में से वो अपने चारों प्रतिनिधित्वों को चुनेगा। अब देखिए ये जो चुनने का तरीका है यह पूरी तरह से वोटर के हाथ में है। द कोटा इज डिटरमाइंड एंड द कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कोटा ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसमें भी कोटा निकाला जाता है और जो कैंडिडेट होता है, जो जिसको वो कोटा ऑफ वोट मिल जाता है, ठीक है, जो कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा सिक्योर्ड है, तो वो कैंडिडेट जीत जाता है। अ पार्टी एंटाइटल्ड टू 3 सीट्स अकॉर्डिंग टू द कोटा विल डिक्लेयर द फर्स्ट 3 कैंडिडेट्स ऑन इट्स लिस्ट इलेक्टेड। अब जिस पार्टी को मान लीजिए 3 सीट मिलता है, ठीक है, तो कोटा के अनुसार वो जो पहला 3 कैंडिडेट था उसके लिस्ट में, उसको वह चुनेगा। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ लिस्ट सिस्टम, द बाउंड लिस्ट एंड द फ्री लिस्ट। अब जो ये लिस्ट होती है, जो सूची प्रणाली होती है, वो 2 तरह के होती है। एक होता है बाउंड लिस्ट और दूसरा फ्री लिस्ट। In bound list, a voter has no choice except to endorse or reject the entire list of the candidate prepared by a political party. अब जो बाउंड लिस्ट है, मतलब आपको ये मानना ही पड़ेगा उस लिस्ट में जो बाध्यता है कि जो वोटर है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, या तो वो पूरे लिस्ट में जो कैंडिडेट है उनको वोट देगा या पूरी तरह से रिजेक्ट कर देगा। But in a free list, the voter while selecting the list can give his or her own order of preference for the candidate. ठीक है, लेकिन जहाँ फ्री लिस्ट है वहाँ पे जो वोटर है वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से कैंडिडेट चुन सकता है। लिस्ट सिस्टम इज फॉलोड फॉर इलेक्शन इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो चुनाव होता है वहाँ लिस्ट सिस्टम होता है। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बाउंड लिस्ट और फ्री लिस्ट का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए एक वोटर है, ठीक है, उसको बाउंड लिस्ट में पहले बताता हूं क्या है। पॉलिटिकल पार्टी एक बाउंड लिस्ट देता है A, B, C, D, 1, 2, 3, 4। अब ये प्रेफरेंस हो गया बाउंड लिस्ट में। अब फ्री लिस्ट में क्या हो रहा है, फ्री लिस्ट में मान लीजिए A है, B है, C है, D है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि D बने, तो इसको आप 1 दिए, इसको 2 दिए, इसको 3 दिए, इसको 4 दिए, तो आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है जी। और ये जो प्रणाली है फ्री लिस्ट का, ये कहाँ पे होता है, स्विट्जरलैंड में इस हिसाब से चुनाव होते हैं। 17.6 अदर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक का जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो कैसे होता है। Apart from proportional representation, some other electoral methods have also been devised to ensure adequate representation to the minority groups in the legislature. अब देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो था, ठीक है, उसके अलावा को और भी कुछ चुनाव के तरीके हैं जिसमें इस बात को ध्यान रखा गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो भी विधानमंडल में शामिल रहे। These system of minority representation are as follows. अब यह जो प्रणाली है जिसमें अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को चुना जाता है वो कैसे है, आइए। Cumulative vote system. According to this system, a voter has as many votes as the number of seats in the constituency. अब इस cumulative vote system का मतलब एक वोटर के पास इतना वोट है जितना सीट्स है उस चुनावी क्षेत्र में। The voters have options. अब जो मतदाता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। He or she can cast vote for all the candidates or concentrate all his or her votes for just one candidate. अब मान लीजिए आप वोटर हैं तो आप चाहे तो सभी कैंडिडेट्स को अपना वोट दे सकते हैं या तो किसी एक कैंडिडेट को अपना सारा वोट दे दें। फॉर एग्जाम्पल, if 5 members are to be elected, the voter may give his or her vote to only one candidate or distribute it among a few or all candidates. अब मान लीजिए 5 लोगों को चुनना है तो आपको कितना वोट मिला, आप 5 वोट दे सकते हैं, तो आप एक ही जन को ये 5 वोट दे दीजिए। या मान लीजिए आप एक कैंडिडेट ए को 2 वोट दिए, कैंडिडेट बी को आप 1 वोट दिए, कैंडिडेट डी मान लीजिए सी है उसको आप 2 दिए, तो इस हिसाब से आप दे सकते हैं, ठीक है। This system therefore may provide an opportunity to
a well organized minority to elect its representative by accumulating all its votes in favor of its own candidate. तो अब ये जो प्रणाली है इससे क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, उनको यह मौका मिलता है कि वह अपने लोगों को, अपने खुद के कैंडिडेट को वह चुन सके. लिमिटेड वोट प्लान. दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड इन अ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम वेयर अ मिनिमम ऑफ 3 कैंडिडेट्स आर टू बी इलेक्टेड. अब यह प्रणाली, यह सिस्टम वहां पे शामिल किया जाता है जहां पे एक चुनावी क्षेत्र में बहुत सारे सदस्य हैं, ठीक है, और वहां से कम 3 सदस्यों को चुनना है. अंडर दिस सिस्टम एवरी वोटर कैन वोट फॉर मोर देन वन कैंडिडेट बट ही और शी कैनॉट वोट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स. अब ये जो प्रणाली है इसमें हर एक मतदाता, हर एक वोटर वो एक या उससे ज़्यादा कैंडिडेट के लिए वोट कर सकता है, लेकिन वह मतदाता वो सबको अपना मतदान नहीं दे सकता. दैट इज वाई इट इज नोन एज लिमिटेड वोट सिस्टम. इसलिए इसको सीमित मतदान प्रणाली, लिमिटेड वोट सिस्टम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 6 सीट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, एवरी वोटर विल हैव राइट टू वोट ओनली फॉर 4 कैंडिडेट्स. अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई चुनावी क्षेत्र है जहाँ पे 6 सीट है, तो हर एक वो जो मतदाता है उसके पास यह अधिकार है कि वह 4 कैंडिडेट्स को ही वोट दे सके. द वोटर हैज टू वोट फॉर डिफरेंट कैंडिडेट ऑफ हिज और हर चॉइस बट ही और शी कैन नॉट वोट फॉर मोर देन 4 कैंडिडेट. अब जो मतदाता है वह अपने पसंद का 4 लोगों को चुन सकता है, लेकिन वह 4 से ज्यादा लोगों को अपना मतदान नहीं दे सकता. 17.7 The second ballot system. In election, if there are only 2 candidates contesting election for a single seat, the one who secures a clear majority, at least 50% plus 1, is declared elected. मान लीजिए कोई ऐसा चुनाव है जहां पे सिर्फ 2 ही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं एक सीट के लिए, तो जिसके पास 51 सीट मतलब 50% प्लस 1, ठीक है. अब कहने का मतलब मान लीजिए अगर 60 लोग वोट दे रहे हैं तो 30 प्लस 1 मतलब 31 सीट्स जिसको मिल गया वो जीत गया. बट व्हेन देयर आर मोर देन 2 कैंडिडेट्स, इट मे बी द केस दैट नन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. लेकिन मान लीजिए ऐसी परिस्थिति हो कि 2 से ज़्यादा कैंडिडेट है, ठीक है. अब इसी को लीजिए, मान लीजिए 3 कैंडिडेट है, ए है, बी है और सी है. तीनों को मान लीजिए 20-20 वोट मिलते हैं, ठीक है, एकदम बराबर. तो किसी को भी 31 नहीं मिला, तो मेजॉरिटी, बहुमत किसी को नहीं मिला. इन दिस केस सेकेंड बैलेट इज हेल्ड विच मीन्स वोट्स आर अगेन कास्ट आफ्टर अ फ्यू डेज. अब इस परिस्थिति में फिर से चुनाव होता है, फिर से मतदान किया जाता है. इन दिस सेकेंड बैलेट ओनली 2 कैंडिडेट्स हु हैड सिक्योर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इन द फर्स्ट पोल रिमेन इन द फील्ड. अब मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा बदलता हूं, ए है, बी है और सी है. पहला वॉलेट जब रिजल्ट आया, ए को 15 मिला, बी को 25 मिला और सी को 20 मिला. किसी को भी 31 नहीं मिला. तो जब सेकेंड बैलेट होगा तो सिर्फ बी और सी ही खड़े रहेंगे, ए नहीं रहेगा, क्योंकि इन दोनों को ज्यादा वोट मिला है, ठीक है. आफ्टर वोटिंग वन हु सिक्योर्स मोर देन 50% ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. अब ये तो श्योर है कि फिर से अगर 60 लोग इन दोनों को वोट देंगे तो बहुमत मिलेगा एक जन को, और जिसको बहुमत मिलेगा वो जीत जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 कैंडिडेट्स आर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन. मान लीजिए एक चुनावी क्षेत्र है जहां से 3 लोग चुनाव में खड़े हैं. द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड आर 12,000. 12,000 लोग मतदान करने वाले हैं. कैंडिडेट ए सिक्योर्स 5,000 वोट, ए को 5,000 मिला. कैंडिडेट बी सिक्योर्स 4,000 वोट, बी को 4,000 मिला. एंड कैंडिडेट सी सिक्योर्स 3,000, सी को 3,000 वोट्स मिला. इन सच अ सिचुएशन नो कैंडिडेट गेट्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दैट इज 6,001 वोट. अब देखिए मेजॉरिटी कैसे निकला. 12,000 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो ये काटने के बाद आएगा 6,000. 6,000 प्लस 1 हो जाएगा 6,001. तो 6,001 किसी को नहीं मिला. दिस नेसेसिटी होल्डिंग ऑफ अ सेकेंड बैलेट. अब इस परिस्थिति में सेकेंड बैलेट होगा. द कैंडिडेट इन दिस केस कैंडिडेट सी who has secured least number of votes is dropped. अब देखिए इन तीनों में सी को सबसे कम वोट मिला तो इसको हटा दिया गया. अब सिर्फ ए और बी
सेकेंड बैलेट वोटिंग में खड़े होंगे। एज सच द कॉन्टेस्ट नाउ रिमेन्स बिटवीन ए एंड बी। अब सिर्फ ए और बी के बीच में चुनाव होगा। इफ बी सिक्योर्स मेजॉरिटी एट द सेकेंड पोल देन बी एंड नॉट ए विल बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब देखिए, ऐसे तो ए को ज्यादा वोट मिला है यहां पर, लेकिन मान लीजिए सेकेंड पोल में अगर बी को ज्यादा वोट मिल गया तो बी जीत जाएगा। ठीक है। दिस सिस्टम इज प्रैक्टिस इन फ्रांस फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द नेशनल असेंबली। अब देखिए, ये जो प्रणाली है ये फ्रांस में इस्तेमाल होती है। ठीक है। वहां पे जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है या नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता है तब ये प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, जो स्टूडेंट लाइन से वीडियोस देख रहे हैं तो अभी तक वो इस चैप्टर के वीडियोस को देख के क्या क्या सीखे। व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा? इन दिस लेसन यू हैव लर्नड दैट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज द फाउंडेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आप यहाँ पे ये सीखे कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जो लोग 18 साल के ऊपर हैं भारत में वो अपना वोट दे सकते हैं, वो क्या है? वो एक ऐसे जनतंत्र का आधार है जहां पे लोग अपने से अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं कि कौन सरकार चलाएगा। It means that each man and woman after attaining a prescribed age such as 18 years in India is entitled to vote in the election without any discrimination on the ground of caste, creed, religion, language or sex। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का हर वो नागरिक जो कि 18 साल का हो चुका है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, वह भारत में हो रहे चुनाव में बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जाति, धर्म, भाषा, आप महिला है या पुरुष है, किस समुदाय से आते हैं, किसी भी चीज का भेदभाव नहीं होगा और वो व्यक्ति मतदान दे सकता है। द सिटीजन एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट इन ऑर्डर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इलेक्शन। अब जो नागरिक हैं वो अपना अधिकार, मतदान का अधिकार, इसका इस्तेमाल करते हैं जो चुनाव होता है उसमें अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए। Elections are, in fact, the bedrock of democracy and express the sovereign will of the people through the exercise of their free and equal vote। चुनाव क्या है? ये एक लोकतंत्र, एक जनतंत्र का आधार है। ठीक है। इससे यह पता चलता है कि जो लोग हैं उनका शक्ति क्या है, वो खुले रूप में, समान रूप में अपने मतदान का इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए सरकार अपने मन से चुनते हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट देयर आर टू ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, टेरिटोरियल एंड फंक्शनल। आप ये भी देखें कि जो प्रतिनिधित्व को चुना जाता है ये दो तरह से होता है। एक होता है क्षेत्र के हिसाब से, एक होता है कार्य के हिसाब से, टेरिटोरियल एंड फंक्शनल। Under the territorial system, the country is divided into territorial constituency and voters of each constituency elect their representative। अब टेरिटोरियल सिस्टम में क्या होता है, जो देश है उसको अलग अलग क्षेत्रों में, चुनावी क्षेत्रों में बांटा जाता है और वहां पे रहने वाले जो लोग होते हैं वो मतदान के जरिए अपने लिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। Territorial system is quite popular and in India the elections of Lok Sabha and legislative assemblies are held on territorial basis। जो टेरिटोरियल सिस्टम है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और भारत में जब लोकसभा का चुनाव होता है, जब विधान सभा का चुनाव होता है, तब ये प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्षेत्र के आधार पर होता है। Functional representation implies that the people elect their representative on the basis of their different occupational and professional affiliation। अब functional representation मतलब क्या हुआ, जो लोग यहाँ पे चुने जाते हैं वो इस आधार पे चुने जाते हैं कि किस ऑक्यूपेशन से, किस पेशा से वो जुड़े हुए हैं। Thus teachers, managers, industrialists, traders, workers etc. elect their respective representative। तो जो टीचर है, मैनेजर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ट्रेडर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सब अपने अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। द सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इज सिंगल मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर द कैंडिडेट सिंपली सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर वोट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अब देखिए, पूर्ण बहुमत ये एक ऐसा प्रणाली है जहां पे एक चुनावी क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुना जाता है। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलता है, मतदान मिलता है, वो जीत जाता है।
दिस सिस्टम डज नॉट इंश्योर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ द इलेक्टोरेट। अब देखिए, ये जो प्रणाली है इसमें ये इस बात को इंश्योर नहीं करता है कि हर एक मतदाता जो होते हैं, ठीक है, हर एक वर्ग को बराबर यहाँ पे प्रतिनिधि चुनने का मौका मिले। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज फॉलोड टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज इन प्रपोर्शन टू देयर वोटिंग स्ट्रेंथ। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की भी प्रणाली के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, उनको प्रोपोर्शनल वोटिंग मिलता है, ज़्यादा वोट्स मिलता है वोट करने के लिए, ताकि उनका वोटिंग स्ट्रेंथ बढ़े और वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकें। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो सिक्योर्ड थ्रू सम अदर मेथड सच एज क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम एंड लिमिटेड वोट प्लान। ये भी हम लोग अभी पढ़े कि जो अल्पसंख्यक जो प्रतिनिधि हैं, ये माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, ये भी इसको भी सुरक्षित रखा गया है इस तरह से कि क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम भी हो, लिमिटेड वोट प्लान। इसके बारे में अभी यहाँ पे देखिए हम आपको आगे पढ़ाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों हम लोग पढ़े थे। तो लाइन से ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े और काफ़ी सारा चीज़ अभी तक हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ते हैं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो ये व्हाट्सएप नंबर मेरा हेल्पलाइन नंबर है, आप इसमें मैसेजेस किया कीजिए। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज भेज सकते हैं, हाइप में मैसेज भेज सकते हैं, मुझे फेसबुक में आप मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारा फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जितना हो सके कनेक्ट रहिए, आपको क्या चाहिए बताइए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियोस है वो आपके लिए है। आप अगर हमें बताएंगे आपको क्या चाहिए, तभी मैं आपके लिए और अच्छी चीज़ें ला सकूंगा। हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, जिनको नहीं पता कैसे किया जाता है मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, ये मत सोचिएगा कि सर क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं हर एक बच्चे के लिए हूँ, हर एक स्टूडेंट के लिए हूँ जो मेरे चैनल से पढ़ रहा है। बहुत कुछ है, स्पोकन इंग्लिश के भी वीडियोस हैं, मैथमेटिक्स एंड एवरीथिंग। जो आपको पढ़ना है आप बस मुझे मैसेज कीजिए, मैं बताऊंगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, जितना हो सके हमारे वीडियोस को अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में लोगों को दीजिए, स्टूडेंट्स को, सब फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सबको ही पढ़ पाएँ। और अगर आपको हमारे चैनल से बहुत फ़ायदा हो रहा है तो आप एक हमारा मदद कर सकते हैं। हम लोग नए टेक्नोलॉजीज़ लाना चाहते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, जिसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। तो हमारा ये जो नंबर है 9051378712, इसमें आप चाहें तो एज अ ट्यूशन फीस आप कुछ डोनेशन दे सकते हैं, ठीक है, ताकि जो मैं आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ मुझे भी कुछ इसका मेहनताना मिले। और जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं वो मुझे 9051378712 या 9339448490 वाले नंबर पे मैसेज करें व्हाट्सएप में, तो मैं उनको बता दूंगा वो कैसे मेरी सहायता कर सकते हैं। अपना साथ बनाए रखिएगा और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।